बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उसको किस तरीके से लिखना चाहिए, और ये वीडियो थीसिस और टेक्निकल रिपोर्ट के हवाले से होगी। अक्सर बच्चे जो हैं इस चैप्टर को बहुत बोरिंग मानते हैं और इससे भागते हैं, और आमतौर पे इसको बगैर पढ़े और बगैर सोचे समझे तैयार करते हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत अहम है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी के ऊपर बात करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले कभी भी गूगल पर बगैर सोचे समझे सर्च ना करें, ठीक है। और उसकी एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर आपको कोई टीचर टॉपिक देता है कि फ़र्ज़ कीजिए साल्ट स्ट्रेस को आपने ख़त्म करना है या मिटिगेट करना है इन टोमेटो प्लांट, और उसके लिए वो कहता है सीड प्राइमिंग और फोलियर एप्लीकेशन, इस पे देखो पहले क्या काम हुआ है, ठीक है। तो अब अगर तो आप ऐसे ही ये टॉपिक उठा के गूगल पे लिख देते हैं, अव्वल तो इररेलेवेंट रिजल्ट्स आएंगे, दूसरे नंबर पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि कौन से रिजल्ट्स जो हैं उनको आपने लिखना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर टू, आप जो है वो आपको मल्टीपल डायरेक्शंस के हवाले से रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई यील्ड पे काम कर रहा होगा, कोई ग्रोथ पैरामीटर्स पे कर रहा होगा, कोई क्वालिटी पे कर रहा होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्शन लेस हो जाएंगे कि सर मैं किस तरफ जाऊं या मैं कौन सी चीज़ लिखूं। तो ये तमाम बातें इनको किस तरीके से करना चाहिए, उसके लिए ये एक 4 पॉइंट एजेंडा मैंने तैयार किया है। मेरे ख्याल में अगर आप इस तरीके से चलें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले आइडिया कुकिंग है। आइडिया कुकिंग में आप क्या करते हैं कि आप अपने दिमाग में चीज़ों को सोचते हैं, उन पे सोच विचार करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि यार ये किस तरीके से इस काम को करना है। ये 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5-10 मिनट की गेम नहीं है। इसमें आमतौर पे आपको 1 या 2 दिन किसी टॉपिक को लाजमी सोचना चाहिए, ठीक है। और उसमें अब मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले व्हाट यू नो अबाउट आइडिया। आप कॉपी के ऊपर पहले तो वो बातें लिखें जो आप उस आइडिया के बारे में पहले से जानते हैं। ये सर्च किए बगैर आपने लिखनी है। ये बातें या तो आप पहले से जानते होंगे या आपके टीचर ने आपको बताई होंगी कि इस तरह चीज़ों को कर लो, तो यानी मतलब आपके पास ये इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे। अब फर्ज कीजिए मैं कहता हूँ कि ये मैं कहता हूँ मेरा टीचर कहता है, या मैं ये समझता हूँ कि इस रिसर्च को मैं इसके 2 सेक्शन बनाऊंगा। एक में मैं बताऊंगा कि सेरेनिटी जो है वो कितनी नुकसानदेह है पौधे के लिए, और दूसरे में मैं बताऊंगा कि फिर उसको मिटिगेट कैसे करना है, ठीक है। एक तो ये तरीका। कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि क्योंकि टमाटर पे काम है, टोमेटो के ऊपर हो रहा है, तो मैं टोमेटो क्रॉप की इंपॉर्टेंस दे दूं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका काम टोमेटो क्रॉप के ऊपर लेक्चर देना नहीं है, या टोमेटो के ऊपर आपने मजमून नहीं लिखना, इसलिए आप इस वाले टॉपिक को छोड़ दें। आइडियल टॉपिक तो आपका बेसिकली सेरेनिटी मिटिगेशन ही सिर्फ बनता है, और वो ग्रीन कलर के अंदर जो भी मैंने हाईलाइट किया ये वाला टॉपिक बनता है। इसके अंदर अब दूसरा पॉइंट है व्हाट यू शुड सर्च। आपको कौन सी चीज़ें इसमें सर्च करनी चाहिए। उसमें अब आप क्या करेंगे, अब आप हेल्प ले सकते हैं गूगल की। आप जस्ट थॉरोली रीड करें, देखें कि सेरेनिटी इम्पैक्ट इन टोमेटो लिखकर सर्च करें और देखें कि किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। मैं तो वैसे इस वाले जो दूसरा पॉइंट है इसके भी इसी चीज़ के हक में हूँ कि आप इसको भी अपने दिमाग में ही सोचें कि आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इसको लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप इतने भी प्रोफेशनल नहीं हैं और आपको नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी कि इसके अंदर क्या लिखना है, तो फिर आप गूगल सर्च ले सकते हैं। और गूगल सर्च में आप सिर्फ अभी मोटा मोटा जस्ट टॉपिक लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप गूगल सर्च करेंगे कि सेरेनिटी इम्पैक्ट ऑन टोमेटो क्रॉप। आप ये गूगल में सर्च करें और देखें कि किस तरह के पेपर आपके सामने आ रहे हैं। उसमें डिफरेंट चीज़ों के पेपर आ रहे होंगे। फिर आप उन पेपर्स को जस्ट उनका टाइटल्स पढ़ के या थोड़ा बहुत उनके बारे में रीड करके एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये 3 हेडिंग्स लिखी कि मुझे ये लगता है कि मैंने ये बगैर सोचे समझे लिखी है, मैंने ये गूगल सर्च नहीं की, वैसे लिखी है। मैं ये समझता हूँ कि एक ग्रोथ सेंसिटिविटी टमाटर की बताई जा सकती है कि कौन सी स्टेज के ऊपर अगर सेरेनिटी स्ट्रेस आए तो वो टमाटर के लिए ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, वो बता सकता हूँ कि ग्रोथ के कौन से पैरामीटर्स को ये सेरेनिटी इफेक्ट करती है। तीसरे नंबर पे इम्पैक्ट ऑन यील्ड, इसके बारे में बात कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह दूसरा सेरेनिटी मिटिगेशन में अच्छा सॉरी इसमें ग्रोथ स्टेज सेंसिटिविटी में मैंने 3 स्टेजेस भी साथ मेंशन कर दी कि ये 3 स्टेजेस टमाटर में होती है। मैं इनके बारे में पेपर ढूंढूंगा अगर मुझे कोई मिल जाए। अच्छा, सेरेनिटी मिटिगेशन के ऊपर अब हमारे पास 2 तरह की चीज़ें अगर आप सर्च करेंगे या आप इसको ज़रा थोड़ा सा सोच विचार करें तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 तो वो मेथड्स
कौन कौन से मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे टीचर ने कहा कि सीड प्राइमिंग पे आपने काम करना है टाइटल में, और फोलियर एप्लीकेशन पे करना है, तो आप ये दो मेथड यहाँ पे लिख दें। तीसरा मेथड मैंने नीचे लिखा सॉइल एप्लीकेशन का, क्योंकि वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको टच भी नहीं करेंगे, आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि मेथड एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं। अच्छा, तीसरे इस तरह फिर दूसरे पॉइंट में केमिकल टाइप में कौन से मेथड में कौन से केमिकल्स इस्तेमाल हो कर रहे हैं आप अपनी रिसर्च के अंदर, उसके को ग्रुप बना लें। अगर वो साल्ट है तो साल्ट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है। अगर वो हार्मोन्स हैं, जिब्रेलिक एसिड है, ऑक्सिन है, ठीक है, साइटोकाइनिन है या कोई और है, तो उसके बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिखा जा सकता है रिव्यू के अंदर। इसी तरह अगर वो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑस्मोप्रोटेक्टेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर एक कोई आप केमिकल के ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। इस तरीके से आप थॉरो गूगल सर्च करके एक छोटा सा एक ढांचा तैयार करते हैं पहले। अभी आपने एग्जैक्ट पेपर पढ़ने शुरू नहीं किए, अभी आप सिर्फ मोटा मोटा दूर से चीज़ों को देख रहे हैं और उनको अरेंज कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक कहानी की शक्ल निकल आए। फिर उसके अंदर अभी हमने सिर्फ हेडिंग्स डिसाइड की हैं कि हम ये हेडिंग्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके अंदर जो है वो अब रिव्यू लिखना शुरू करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ गया आइडिया कुकिंग के बाद, और वो क्या है कि लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च में आप देखें तो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। एक मैंने लिखा है प्लान्ड सर्च, आप प्लानिंग के थ्रू आप चलेंगे, और दूसरा मैंने लिखा है सिलेक्टिव सर्च, आप उसमें से टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे। प्लान्ड सर्च का क्या मुराद है कि फर्ज कीजिए आप कहते हैं मैंने इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ फर्ज कीजिए ये गूगल पे पहले सर्च किया, तो मैं गूगल पे लिखता हूँ जाके, अब मैं टॉपिक नहीं लिख रहा जो टीचर ने मुझे दिया था, मैं लिख रहा हूँ जो मैंने सब हेडिंग बनाई है। मतलब मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ सेलिनिटी स्ट्रेस ऑन द ग्रोथ ऑफ टोमेटो, ठीक है, या सेलिनिटी स्ट्रेस का टोमेटो की ग्रोथ पे क्या काम हुआ। तो जब मैं ये सर्च करता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे सामने यहाँ पर रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये देखें ये आ गए, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ मेरे सामने पेपर्स आ गए, कुछ ना कुछ मैंने उसमें से ढूंढे। अब जब आप इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ लिखेंगे टमाटर के ऊपर, बहुत सारे पेपर आ सकते हैं आपके पास, हो सकता है 50 पेपर आ जाए, हो सकता है 1000 पेपर आ जाए। उसमें से टॉप 5 टॉप 10 ईयर्स के पेपर, 5 से 7 पेपर या 15 मैक्सिमम पेपर जो है वो किसी एक टॉपिक की डिस्कशन के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नीचे वर्ड लिखा था प्लान्ड सर्च के नीचे लिखा था सिलेक्टिव सर्च, कि आप उसमें से सिलेक्ट कर लें। अगर तो मतलब फर्ज करें कि 2-4 पेपर ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट मिलता जुलता काम है, तो उसमें से एक पेपर का हवाला भी दिया जा सकता है आपकी रिसर्च के अंदर। अगर डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं ग्रोथ के हवाले से, तो आप ज़्यादा भी पेपर उठा सकते हैं, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। वैसे आमतौर पर 15 पेपर काफ़ी होते हैं। इसी तरह ये वेजिटेटिव के सिलेक्ट कर लें, उसमें से ढूंढ के 5-7 पेपर अलग कर लें, सीडलिंग के 5-7 पेपर अलग कर लें, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव के 5-7 पेपर ऐसे निकाल के अलग कर लें। अब बात तो ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पे एक आगे तीसरी पॉइंट लिखा है अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग का। अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग में क्या होता है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपने जो सोचा होता है वैसे चीज़ें नहीं चलती, अकॉर्डिंग टू प्लान चीज़ें नहीं चलती। और जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ में जो मेरे पास पेपर आए हैं, उसमें मैंने ये देखा कि इम्पैक्ट और ग्रोथ वाले पेपर में लोगों ने यील्ड पे भी काम किया हुआ है, उन्होंने पौधे की यील्ड का भी डाटा लिया हुआ है। तो मैं कहता हूँ यार इन दोनों हेडिंग्स को अगर मर्ज कर लूँ और एक कंबाइंड हेडिंग बना लूँ, तो फिर मेरे पास ये दोनों पेपर उसी में मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट, और इसमें आप नए ग्रुप्स बना सकते हैं, नई हेडिंग्स बना सकते हैं, और उसको अपने जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल लिटरेचर। जब ये तमाम काम कर लें तो उसके बाद फिर आप जो है आप स्टार्ट राइटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे, और अब आप अपना पेपर लिखना शुरू करेंगे। वो आगे बताते हैं किस तरीके से आपने इसको लिखना है। अच्छा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए जो रिव्यू का सेक्शन होता है उसके अंदर दो तरीके होते हैं हमारे। एक तो ये है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप जस्ट जो साइंटिस्ट हैं उनको ईयर वाइज लिखना शुरू कर देते हैं। ये आसान है स्टूडेंट्स के लिए, आमतौर पर स्टूडेंट इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन ये बोरिंग है काफ़ी ज़्यादा। मतलब पढ़ने में इतना आपको मज़ा नहीं आता, और आमतौर पर फिर इसको कोई पढ़ता भी नहीं इतना ज़्यादा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिखना है तो इसमें फिर एक दो बातें जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब भी आप इस तरीके से रेफरेंसेस लिखें या साइटेशंस लिखें, तो इसके एटलीस्ट दो हिस्से ज़रूर बनाएं क्रोनोलॉजिकल में, हर पैराग्राफ में। एक तो ये कि पहली लाइन में जब आप लिखते हैं ना, जैसे ये लिखा है अहमद 1990 रिपोर्टेड डैट, इसके बाद उसने काम किस पे किया है पहले उसकी तमहीद बन दें, ठीक है।
क्योंकि आपने पैराग्राफ पूरा लिखना है, डेफिनेटली आपको बहुत सारा मवाद है, तो उसमें पहले जो है एक लाइन में आप टाइटल से अल्फाज लेकर या जनरल उसके मटेरियल एंड मेथड से अल्फाज लेकर बताएं कि अहमद 1990 टेस्टेड द इफेक्ट ऑफ फ्ला ऑन फ्ला क्रॉप, मतलब कुछ भी आप उसका बता सकते हैं। और उसके बाद फिर आप दूसरी लाइन में बताएं कि फिर उसने क्या उसमें से निकाला या उसके रिजल्ट्स क्या थे। मतलब पहली लाइन में बताएं कि उसने काम क्या किया, दूसरी लाइन में बताएं कि उस काम से उसके नताइज क्या उसको मिले हैं। इस तरीके से इसको लेकर चलें। और जो दूसरा है थीमेटिक वाला जो है ये ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें टाइम लगता है स्टोरी बनाने में, चीज़ों को तमाम वेस्ट वर्ड्स निकाल देते हैं और सिर्फ काम की बात लिखते हैं। नीचे एग्जांपल दिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको इससे समझ लग जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पर फिर मैं आपको ये कहता होता हूँ बच्चों को कि यहाँ पर आप एक हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल किया करें। हाइब्रिड अप्रोच में क्या करते हैं कि जो आपके मेन हेडिंग्स हैं, जैसे हमने भी पीछे बात की कि आप पहले एक स्ट्रक्चर बना लें, अपना एक ढांचा बना लें अपने रिव्यू का कि किस तरीके से इसमें कौन-कौन सी हेडिंग्स बनेंगी और कौन-कौन सी हेडिंग्स जो है मैं उनको टच कर रहा हूँ। तो वो आपका थीमेटिक हो जाएगा, ठीक है? आप अपने एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएँगे, सब हेडिंग्स कौन-कौन सी, किसकी सब हेडिंग है और कौन-कौन सी मेन हेडिंग्स हैं। और फिर हर सब हेडिंग के अंदर जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, वो आप क्रोनोलॉजिकली कर लें। अगर आपको दूसरी मुश्किल लग रही है, तो आप क्रोनोलॉजिकली कर लें। तो उसमें एटलीस्ट ये एक अच्छा ब्लेंड हो जाता है दोनों चीज़ों का और ये पढ़ना भी आसान होता है और थोड़ा-सा इसमें कह लीजिए कि एक सिस्टमैटिक हो जाता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक रिव्यू वाले सेक्शन के अंदर कितना कुछ लिखा जाए? क्योंकि अगर आपका काम फ़र्ज़ कीजिए किसी ख़ास टॉपिक पर है, तो उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप कहें कि सर ये इसमें से कौन-सी छोड़नी है, कौन-सी करनी है, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी अभी प्राइमिंग की। इवन के ये जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, इनके आपस में मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते हैं और अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि इसके अंदर फिर ईयर की भी एक शर्त आ जाती है कि कौन से साल के अंदर कौन सी चीज़ डिस्कस करनी है। 1950 से लेकर 2020 तक इतने सारे पेपर पब्लिश हो चुके होंगे, कौन से छोड़ने हैं, कौन से करने हैं। तो ये तमाम बातें हम यहाँ पर थोड़ी सी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से अब इसको अचीव करना है। तो उसमें एग्जाम्पल पहले वाली ले लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए सीड प्राइमिंग में जो आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये 3 हैं, सिलिकेट और GA3 और पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप कोशिश करें इन्हीं के रिलेटेड रिव्यू इकट्ठा करने की, ठीक है? इर्द-गिर्द ना भागें, कोई NaCl की तारीफ़ों के पुल ना बाँधें या किसी और केमिकल की तारीफ़ों के पुल ना बाँधें। सिर्फ़ उन्हीं साल्ट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करें, ज़्यादा रिव्यू इकट्ठा करें जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, वो ये कि फ़र्ज़ कीजिए जैसे सिलिकेट है, इसके ऊपर पहले काम ही नहीं हुआ, फ़र्ज़ कीजिए। और आप देखते हैं कि टमाटर में पहले GA3 पे, पोटेशियम नाइट्रेट पे, KCl पे बहुत काम मिल जाएगा आपको। तो आप कहते हैं कि आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि इसमें कि जनाब ये रिपोर्ट किए गए हैं और फिर एंड पर आप बता सकते हैं कि सिलिकेट पर जो है अभी वो इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, उसके जो 2-3 पेपर हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। GA3 जैसे हार्मोन है एक, आप हार्मोन का एक सेक्शन बना सकते हैं उसके अंदर, रिव्यू के सेक्शन के अंदर उसमें GA3, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं। सिलिकेट का आप साल्ट का एक सेक्शन बना सकते हैं जिसमें आप तमाम साल्ट्स को वन बाय वन डिस्कस कर लें। और फिर साल्ट के हवाले से आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बता सकते हैं कि इन साइंटिस्ट ने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा प्राइमिंग के हवाले से या फोलियर एप्लीकेशन के हवाले से, ठीक है? लेकिन ज़्यादा डेप्थ में जाने की ड्यूरेशन या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फैक्टर इफेक्टिंग या फ्यूचर एडवांसमेंट्स वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरह आगे अगर आपका ड्यूरेशन फिक्स है तो उसको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि मतलब आपका काम तो सिर्फ़ एक फिक्स ड्यूरेशन पर था, आपने 12 घंटे की प्राइमिंग की है। बच्चे तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं कि जी 12 घंटे पे नॉर्मल था, 24 घंटे किया तो अच्छा हो गया, 36 घंटे किया प्राइमिंग तो बहुत अच्छा हो गया। तो सवाल मैं अक्सर बच्चों से करता हूँ कि क्या आपने इस पे काम करना है जो आप इसको इतना फ़ोकस कर रहे हैं या इसके बारे में इतना रिव्यू इकट्ठा कर रहे हैं? तो जवाब होता है कि नहीं सर वो काम तो हमारा इस पे है ही नहीं। तो जब आपका काम ही नहीं है तो फिर उसका रिव्यू और लिटरेचर में कोई काम नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, दूसरे नंबर पर टमाटर के हवाले से बाज़ दफ़ा होता है कि टमाटर क्रॉप जो है वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत वो जो है डाल देते हैं बच्चे कि सर क्रॉप के बारे में शुरू में हम थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस डालनी है। डाल दें, मैंने कभी नहीं रोका किसी को। और लेकिन वो कोशिश करें उसको 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर-अंदर ख़त्म करने की। बच्चे क्या करते हैं 4 सफ़े टमाटर पे भर दिए। उसमें जनाब एक हेल्थ बेनिफिट्स का सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें जनाब टमाटर की एक स्टेटस एरिया एंड प्रोडक्शन का सेक्शन बनाया हुआ है। एक पैराग्राफ में बस टमाटर की थोड़ी-सी तारीफ़ कर दें, दैट्स इट, काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको पेपर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है? अब सवाल आता है ईयर का, मैं ईयर की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपको पेपर मिलते हैं, तो आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर चूज़ कर लें।
अगर 5 ईयर्स के भी आपके पास 5 ईयर के थोड़े हैं तो फिर 10 ईयर के कर लें, ठीक है? अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पेपर आ जाते हैं, अगर तो सर 5 से 10 सालों के बीच में भी हमारे पास फर्ज़ करें 35-40 पेपर हैं, तो 35-40 पेपर तो आप रिव्यू के एक सेक्शन में ना डिस्कस करेंगे। तो उसमें फिर कोशिश करें कि मेजर वन्स को डिस्कस कर लें। काम अगर सबका सिमिलर है तो जैसे मैंने वो स्टोरी टाइप आपको भी पीछे बताया कि आप एक ही लाइन लिखते हैं, उसके आगे 2-3 रेफरेंस एंड पर उसके डाल देते हैं कि इन तमाम लोगों ने इसी टॉपिक के ऊपर काम करके ये फाइंडिंग्स निकाली हैं। तो उस तरह उन पेपर्स को आप मर्ज करके और रिव्यू के सेक्शन को थोड़ा स्क्वीज़ कर सकते हैं। कोशिश किया करें एटलीस्ट के रिव्यू के सेक्शन को इतना बोरिंग ना करें कि वो किसी को पढ़ने को दिल ही ना करे। थोड़ा-सा उसकी स्टोरी उसके अंदर थोड़ा-सा एक कह लें कि इंटरेस्ट डेवलप रखा करें ताकि बच्चे जो हैं जो भी जिसको पढ़ रहा है कल को, उसको उसमें मज़ा आए पढ़ने में या वो समझ रखता हो, वो उसमें उसको लगे कि आप क्या लिख रहे हैं, उसे पता चले उस चीज़ का। ठीक है? तो ये जनरल बातें थी यहाँ तक इसकी रिव्यू के। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम स्टूडेंट्स को कोई काम देते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर इकट्ठा करने के लिए या कोई रिसर्च पेपर ढूँढने के लिए, तो कुछ अरसे के बाद वो हमारे पास आते हैं तो उनकी शक्ल कुछ इस तरह की बनी होती है, यानी वो परेशान होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड बल्कि कह लें होते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि क्या काम होता है तो वो कहते हैं सर वो जो क्रॉप है उस पे तो डाटा ही नहीं मिल रहा, ठीक है? या फिर जो काम है सर वो नया है उसके ऊपर कोई पेपर ही पब्लिश नहीं हुआ अभी, वो बिल्कुल ही अभी कह लें कि न्यू न्यू टेक्नीक आई है। और तीसरे नंबर पर कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स वाला इशू हो सकता है कि बाद बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं सर वो कुछ समझ नहीं लग रही, कुछ पेपर्स जो हैं वो डोज़ बहुत थोड़ी बताते हैं, कुछ पेपर्स जो हैं डोज़ बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं लग रही, या बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ पेपर्स जो हैं वो किसी काम को बहुत अच्छा कह रहे हैं और कुछ जो है उसको बहुत बुरा कह रहे हैं, तो समझ नहीं लग रही। तो इन तीनों केसेस के अंदर अगर तो आपका जो क्रॉप जो आपको मिली है उसके ऊपर काम पहले नहीं हुआ हुआ, तो आप उसके रिलेटिव क्रॉप्स ले लें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि करेले पर काम कर रहे हैं और करेले पर पहले उससे रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ हुआ, तो आप उसकी जीनस की कोई और या उसकी फ़ैमिली या जीनस की कोई और क्रॉप उठा लें, ठीक है? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल प्याज़ की और गार्लिक या लहसुन की देता हूँ कि प्याज़ जो है वो एलियम सीपा है, एलियम ही उसकी जीनस है और गार्लिक जो है वो भी एलियम उसका सैटिवम नाम है, तो वो एलियम से ही वो भी शुरू होती है, वो भी जीनस उसी की है। तो अगर फ़र्ज़ करें प्याज़ पे नहीं मिल रहा, लहसुन पे मिल रहा है तो लहसुन पे कर लें। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये भी नहीं मिलता, तो यार किसी और वेजिटेबल पर देख लें काम अगर हुआ हुआ है, ठीक है? इसमें आप अपनी आहिस्ता-आहिस्ता इस बाउंड्री को जो है ना इंक्रीज़ करते हैं और अगर फ़र्ज़ कीजिए आपकी क्रॉप पे नहीं मिल रहा, उसके रिलेटिव्स पे भी नहीं मिल रहा और करीब-करीब वाले पौधों पे भी नहीं मिल रहा, तो फिर किसी पौधे पे अगर मिल रहा है वो ले लें। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो किसी जानदार पे अगर कोई काम हुआ हुआ है वो ले लें, ठीक है? अगर मतलब इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता आप ये बाउंड्री जो है अपनी ये इंक्रीज़ करते जाएँगे और फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको डेफ़िनेटली उसके बारे में कुछ ना कुछ लिटरेचर मिल जाएगा। अच्छा, न्यू टेक्नीक के हवाले से अगर आपको डायरेक्टली वो काम पहले नहीं हुआ, अभी रिसेंटली आपने शुरू किया है तो उसके ऊपर आपको काम नहीं मिलेगा, तो उसमें फिर उसको डिस्कस करने के लिए आप अपनी अप्रोच थोड़ी-सी तो तब्दील कर लें। ठीक है? उसमें बजाय इसके कि उसके डायरेक्ट एक्शन बताने के कि पहले इस पे क्या काम हुआ है, आप उसके थोड़े साइडवेज़ की तरफ निकल जाएँ। आप उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताना शुरू कर दें या आप उसका माइक्रो लेवल पर कोई इफ़ेक्ट बता दें, जैसे टिश्यू लेवल पर जो काम हुआ हुआ उसके ऊपर पहले के माइक्रोस्कोप के स्टडीज़ को माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ हुई हुई हैं माइट भी उसके ऊपर, ठीक है ना? इस तरह की कुछ चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स के केस में कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा हो जाता है रिसर्च में कि बाज़ दफ़ा जो है वो एक साइंसदान कह रहा है कि ये बहुत अच्छा है, दूसरा कह रहा है कि उसने जब उसको स्टडी किया तो वो उसको बहुत बुरा तस्वुर कर रहा है। उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, आप हाइड नहीं करेंगे, छुपाएँगे नहीं चीज़ें। आप उनको बयान कर दें, पहले अच्छी फाइंडिंग्स जो आपके रिलेटेड हैं, उनको एक्सप्लेन करें और आखिर में एक पैराग्राफ या एक सेक्शन बनाकर उसमें आप बता दें कि फलाँ साइंटिस्ट का जो वर्क है वो हमसे कॉन्ट्राडिक्टरी है या वो हमसे मिलता नहीं है। और यहाँ पर एक मशवरा ये भी है कि पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर सर्च किया करें, उसके बाद रिसर्च ट्रायल लगाया करें। बच्चे जो हैं पहले रिसर्च कर लेते हैं और उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना शुरू करते हैं और जब वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना शुरू करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि जिस तरह उनके रिसर्च के रिजल्ट्स नहीं आए, तो लोगों ने भी इसके ऊपर पहले काम किया और बताया है कि ये कोई इतना अच्छा इसका रिस्पॉन्स नहीं है इस ट्रीटमेंट का। तो पहले अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेते तो आपको प्लानिंग में आसानी हो जाती, तो इसलिए ये ज़रा प्लानिंग कर लिया करें। ये उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ बच्चे काम हो गए होंगे, उनकी शक्ल कुछ इस तरह की दिख रही होगी और वो अब सोच रहे होंगे कि रिव्यू लिखना इतना भी मुश्किल नहीं था, जितना हम समझते थे। अगर हम प्लानिंग से चलें, तो डेफ़िनेटली रिव्यू लिखना एक आसान चीज़ है। अगर आपको अच्छे लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।